हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रियंका मैम ऑफिशियल के ऊपर। और आप सभी बच्चों को पता है जैसे कि हमने यहाँ पे जीएस का पोर्शन स्टार्ट कर रखा है। जीएस में हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी चल रही है। ज्योग्राफी के अंदर आप सभी ने कल की क्लास में बेसिक किया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन राम राम, जय हिंद, जय भारत सभी प्यारे बच्चों को। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम अपने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देश जो है हमारे, कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारी साझे की दीवार है भाई, यानी कि हमारे बिल्कुल क्लोज पड़ोसी हैं जिनके साथ हमारी दीवार लगती है, जिनके साथ हम 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। उसके साथ साथ हमारे दो मेन देश और भी हैं जो कि जलीय पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश हैं जो आइसलैंड के ऊपर स्थित हैं। वो भी हमारे पड़ोसी देश है, जैसे श्रीलंका और मालदीव। तो अगर हम बात करें स्थलीय पड़ोसी देशों की, स्थलीय पड़ोसी देशों को याद रखने की एक ट्रिक है प्यारे बच्चों, और वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है बचपन में BA। हमारे टॉपिक का नाम है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देश। इनको एक ट्रिक से याद रखेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर। जिसके साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करेंगे वो सबसे पहले आएगा, और जिसके साथ सबसे कम वो सबसे बाद में। ट्रिक का नाम है बचपन में BA। बचपन में BA। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगान। ये 7 हमारे स्थलीय पड़ोसी देश है जो कि बिल्कुल सीक्वेंस में है, यानी कि हम सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ बनाते हैं 4,096 किलोमीटर के। एक एक करके पढ़ेंगे सभी को। सबसे पहला हेडिंग डालिएगा जो कि हमारा पहला पड़ोसी देश कहलाएगा बांग्लादेश। ब से बांग्लादेश। प्यारे बच्चों, बांग्लादेश के साथ हम 4,096 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। और ये 4,096 किलोमीटर की जो सीमा है, ये सबसे ज़्यादा सीमा हम किस देश के साथ बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ बनाते हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में हमें और भी जाननी चाहिए यहाँ से, जैसे कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की कैपिटल है इसकी ढाका। अगर हम बात करें करेंसी तो बांग्लादेश की करेंसी है टका। अगर हम बात करें इसकी पार्लियामेंट क्या है, यानी कि संसद क्या है, तो इसकी संसद का नाम है जातीय संसद। जातीय संसद इसकी संसद का नाम है। इनका राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है प्यारे बच्चों, क्या खेलते हैं यहाँ के लोग? ध्यान रखिएगा, यहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, और इसको कहा जाता है नदियों का देश। ठीक है, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। उपनाम है नदियों का देश। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है जीरो लाइन। जीरो लाइन रेखा, ये भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है। भारत और बांग्लादेश के साथ देखो, बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? मैप के ऊपर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पे क्या है? ये वाला बांग्लादेश है भाई,
और इस बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो देखिएगा मैप के ऊपर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो ग्रीन ग्रीन है पूरा का पूरा, ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल है। तो इसके साथ पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल के साथ बाद देखिए ये क्या है? असम, ये भी इसके साथ सीमा बनाता है। असम के साउथ में यहाँ पे यह है मेघालय है, ये भी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे त्रिपुरा, त्रिपुरा भी सीमा बनाता है। और ये है मिजोरम, ये भी सीमा बनाता है। तो ये राज्य है भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। लिखिएगा सीमा बनाने वाले राज्य। सीमा बनाने वाले राज्य, सबसे लंबी सीमा इसके साथ वेस्ट बंगाल बनाता है। वेस्ट बंगाल के बाद असम बनाता है। असम के बाद मेघालय बनाता है। मेघालय के बाद लिखेंगे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद लिखेंगे मिजोरम। ये भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा है। बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है कौन? त्रिपुरा। ठीक है, और बांग्लादेश किसके 3 ओर से घिरा है? भारत के 3 ओर से घिरा है। भारत के 3 ओर से घिरा है। ठीक है, ये है कुछ बेसिक सी जानकारी यहाँ से। उसके बाद देखो, जो भी हमारे पड़ोसी देश होते हैं ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, उनके साथ हमारे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो बांग्लादेश के साथ भी सेम ऐसे ही हमारे कुछ डिस्प्यूट हैं। उन डिस्प्यूट्स को पेपर के अंदर पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछेगा तीस्ता रिवर विवाद किसके साथ है, न्यूमोर आइसलैंड विवाद किसके साथ है, 3 बीघा गलियारा डिस्प्यूट किसके साथ है, उसके साथ साथ आपसे पूछेगा सुंदरवन डेल्टा डिस्प्यूट किस किस के साथ है। तो इन विवादों को भी हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिएगा भाई, बांग्लादेश के साथ हमारे विवाद कौन कौन से हैं? विवाद जानने से पहले ना एक बार इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं पीछे की। देखो, जो बांग्लादेश है वो पुराने पश्चिम बंगाल का हिस्सा होता था, यानी कि भारत का हिस्सा था। मैंने आपको बताया कि एक हिंदुस्तान जैसा विशाल देश होता था, उसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 5 देश थे भाई। समय समय पर इस हिंदुस्तान के अनेक कारणों से टुकड़े होते रहे हैं। जैसे सबसे पहले 1894 में अफगानिस्तान अलग हुआ, उसके बाद 1937 में म्यांमार अलग हुआ, उसके बाद 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद 1971 में बांग्लादेश एक अलग देश बना। तो अलग अलग समय पर इसके क्या हुए हैं? टुकड़े हुए हैं। तो एक बार पहले देख लो कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश किसका हिस्सा था? बांग्लादेश पुराने बंगाल का हिस्सा था। पुराने बंगाल का हिस्सा था, यानी कि हिंदुस्तान का ही हिस्सा था ये भी। अब हुआ क्या, जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, अंग्रेजों ने देखा कि ये जो ओल्ड बंगाल है ना, ये एक काफ़ी समृद्ध एरिया है। काफ़ी समृद्ध होने के साथ साथ इस ओल्ड बंगाल के अंदर हिंदू और मुस्लिमों में काफ़ी एकता है। तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा क्यों न इसका विभाजन कर दिया जाए, क्यों न यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे क्यों न हिंदू और मुस्लिम लोगों में फूट डाली जाए, ताकि फूट डालकर शासन अच्छे से किया जा सके। तो ऐसे ही हुआ। 1905 की बात है भाई, 1905 की बात है। 1905 में यहाँ पे क्या हुआ? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा विभाजन कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा
विभाजन किया गया और विभाजन हुआ हिंदू और मुस्लिमों की एकता को देखते हुए दो हिस्से बनाए गए। एक बनाया पूर्वी बंगाल और एक बनाया पश्चिमी बंगाल। अब जो पश्चिमी बंगाल था ना, ये पश्चिम बंगाल के साथ लगता एरिया था। यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को रखा, यहाँ पे हिंदू, और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लोगों को रखा। खूब दंगे करवाए लॉर्ड कर्जन ने भी यहाँ पे। उसके बाद ये जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया विभाजन था, ये कब से कब तक चला? ये चला भाई 1905 से लेकर 1911 तक। 1911 में एक अंग्रेज अधिकारी आई थी यहाँ पे, मैडम क्यूरी, उनके द्वारा विभाजन रद्द कर दिया गया। विभाजन रद्द कर दिया गया था कब? 1911 में। अब 1911 में तो एक बार विभाजन को रद्द कर दिया, लेकिन दोबारा इसका फिर विभाजन हुआ। और दोबारा से जो विभाजन हुआ वो कब हुआ प्यारे बच्चों? ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। और उसी दिन एक बार फिर से बांग्लादेश का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। यानी कि पुराना बंगाल का हिस्सा था, इसका एक बार फिर से क्या कर दिया? विभाजन। तो देखेंगे दोबारा विभाजन कब हुआ? दोबारा विभाजन, दोबारा फिर से सेम दो टुकड़े किए इसके, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ये जो विभाजन हुआ ये हुआ 14 अगस्त 1947 को, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। उसी टाइम पे एक बार फिर से विभाजन हुआ, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। सेम ऐसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर जो पश्चिमी बांग्लादेश बना उसमें हिंदू कम्युनिटी को रखा, और जो पूर्वी बांग्लादेश बना उसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को रखा। लेकिन अब की बार कुछ डिफरेंस हुआ यहाँ पे, कुछ बहुत ही बड़ा हुआ। और वो बड़ा क्या था? जो पश्चिमी बांग्लादेश था, यानी कि पूर्वी बंगाल जो था, जो पूर्वी बांग्लादेश बाद में बना, वो पाकिस्तान को दे दिया अंग्रेजों ने। ध्यान रखिएगा 1947 में जो पूर्वी बांग्लादेश बना, पूर्वी बांग्लादेश जो बनाया, जो पूर्वी हिस्सा था बांग्लादेश का, इसे पाकिस्तान में मिला दिया, पाकिस्तान को दिया। ठीक है, और पाकिस्तान को दिया ना तो क्या होगा फिर? बीच में भारत बैठा है। पाकिस्तान भारत के कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में है, जबकि बांग्लादेश भारत के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, यानी कि पूर्व में ही है ये। तो अब देखो जो बांग्लादेश है ना, वहाँ पे शासन करना पाकिस्तान के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। बीच में से भारत आना नहीं देगा, सरथल वाले हिस्से से आना कहाँ से होगा? वाटर एरिया से, यानी कि अरब सागर होते हुए, बंगाल की खाड़ी होते हुए पाकिस्तान को पूर्वी बांग्लादेश के अंदर आना जाना होता था। लोगों की समस्याओं को बिल्कुल भी सामने से नहीं देखा इन्होंने, ना ही उनको मतलब समझा। लोग काफ़ी परेशान हो गए थे जो पूर्वी बांग्लादेश के अंदर रह रहे थे। पाकिस्तान की सरकार ने उनके लिए कोई भी अहम कदम नहीं उठाए, बहुत ही लोग भूख से मर रहे थे वहाँ पे। तो हुआ क्या, 1970 के टाइम पे जो पूर्वी बांग्लादेश के लोग थे उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि आप हमें भारत के अंदर मिला लो, हमें यहाँ से आज़ाद करवा दो, हम पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहते। तो आप सबको पता है 1970 में एक लड़ाई हुई थी, और 1970 की जो लड़ाई थी, 1970 की जो लड़ाई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? ध्यान रखिएगा, ये जो विभाजन चला था ना, ये 1970 तक चला था, दोबारा वाला। 1970 में एक लड़ाई हुई थी, भारत और पाकिस्तान युद्ध। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था ना प्यारे बच्चों, ये बांग्लादेश को लेकर ही था। भारत और पाकिस्तान का 1970 का जो युद्ध था, ये किसको लेकर था? ये बांग्लादेश को लेकर था, क्योंकि बांग्लादेश को आज़ाद करवाना चाहते थे हम। ठीक है, और उस टाइम पे जो हमारी प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम पे भारत की प्रधानमंत्री थी। हुआ यूँ, इस युद्ध के अंदर भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को भी बंदी बना लिया था, और फिर एक एग्रीमेंट साइन किया गया, एक समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। और वो ये समझौता था कि हम आपके 90,000 सैनिकों को छोड़ देंगे अगर आप बांग्लादेश को एक आज़ाद राष्ट्र घोषित करते हो तो।
उसके बावजूद 90,000 सैनिकों को बदले में रिहा किया गया और बांग्लादेश को जो है आज़ाद राष्ट्र बनाया गया। कब बना भारत बांग्लादेश आज़ाद राष्ट्र? 1971 में। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद राष्ट्र बना था। और ये जो बांग्लादेश है ये 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। और 26 मार्च को क्या बनाता है? अपना स्वतंत्रता दिवस। अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऐसे तो आया बांग्लादेश अस्तित्व में। अस्तित्व में आने के बाद हमारा पड़ोसी बना, और पड़ोसी बना तो पड़ोसियों के साथ हुए हमारे कुछ छोटे मोटे झगड़े, जिनको बोलते हैं डिस्प्यूट, यानी कि विवाद। अगर हम विवाद की बात करें प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले जो हमारा इसके साथ विवाद हुआ था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्प्यूट है, 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा विवाद था। क्या ये 3 बीघा भाई? ये 3 बीघा गलियारा एक एंक्लेव था, एक पतला रास्ता था। और ये जो रास्ता था ना, इसकी कुल लंबाई जो थी वो 3 बीघे की जितनी इसकी लंबाई थी। ये जो 3 बीघा गलियारा था ना, ये 2 जगहों को आपस में जोड़ता था। 2 जगहों को आपस में जोड़ता था। किस किस को जोड़ता था? एक तो जगह थी बेरुदारी, और एक जगह थी डाहग्राम। ये जो जगह पड़ती थी ये बांग्लादेश में थी, बांग्लादेश में आज़ाद होने के बाद, ठीक है। और ये जो जगह थी ये थी वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल। इन 2 जगहों को आपस में जोड़ता था 3 बीघा गलियारा, ठीक है। अब देखो ये जो 3 बीघा गलियारा था ना, अब डाहग्राम में जो लोग रह रहे थे वो भारत के थे, क्योंकि आज़ादी से पहले ये जो पश्चिमी बांग्लादेश था ये भारत के अंदर मिलाया हुआ था, ठीक है। और जो बेरुदारी में लोग रह रहे थे वो कहाँ के थे? वो बांग्लादेश के थे, उनके पास बांग्लादेश की नागरिकता थी। ये लोग आपस में आते जाते थे इस रास्ते के थ्रू। बाद में धीरे धीरे दूसरे लोग भी इस रास्ते के माध्यम से भारत में आने लगे। तो भारत सरकार को जैसे ही खबर लगी कि इस रास्ते के माध्यम से बगैर अनुमति के दूसरे अन्य लोग भी भारत के अंदर आ रहे हैं, तो सरकार ने इस रास्ते को बंद करने की सोचा। और ये रास्ता बंद कैसे किया गया? ये रास्ता एक एग्रीमेंट के तहत, एक समझौते के तहत बंद किया गया प्यारे बच्चों। और वो समझौता कौन सा था? 1974 का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, यानी कि भूमि सीमा समझौता। भूमि सीमा समझौता। इसी भूमि सीमा समझौते के तहत दोनों जगहों को आपस में एक्सचेंज किया गया। भूमि सीमा समझौता 1974 के तहत दोनों जगहों को एक्सचेंज, दोनों जगहों को एक्सचेंज किया गया। यानी कि डाहग्राम जो है वो प्रॉपर तरीके से बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश को बेरुदारी भारत को सौंपना पड़ा। उसके बाद ये जो विवाद था ये हो गया ख़त्म, विवाद हो गया इसके तहत ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डिस्प्यूट है इसके साथ है अगला विवाद है तीस्ता नदी विवाद। तीस्ता नदी विवाद। ये जो तीस्ता नदी विवाद है ये भी भारत और किसके बीच में है? बांग्लादेश के बीच में है। जो नदियां एक देश से दूसरे देश के अंदर जाती हैं, यानी कि 2 देशों के मध्य जो नदियां बहती हैं उनके पानी का किया जाता है बंटवारा। और बंटवारा कौन करता है? यूएनओ के द्वारा इनका पानी बांट दिया जाता है। इस नदी का ओरिजिन होता है सिक्किम से। इसका जो उद्गम होता है वो सिक्किम से होता है। उद्गम होता है सिक्किम से। सिक्किम से आगे ये वेस्ट बंगाल में जाएगी और वेस्ट बंगाल से चली जाएगी बांग्लादेश।
वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से कहाँ चली जाएगी, बांग्लादेश में चली जाएगी। अब जैसे ही कभी भी भारत इस नदी का पानी निर्धारित पानी से ज़्यादा यूटिलाइज कर लेता है तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, विवाद। ऐसी नदियों का पानी यूएनओ के द्वारा बांटा जाता है कि कौन से देश को कितने पानी की आवश्यकता, उसी के अनुसार पानी दिया जाता है। अगला जो डिस्प्यूट है वो है फरक्का बैराज, फरक्का बैराज विवाद। फरक्का जो बैराज है ये बनाया गया है गंगा रिवर के ऊपर। गंगा नदी पर यह बैराज बनाया गया है और कौन से राज्य में बना है, ये बना है वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में। इस बैराज का निर्माण क्यों करना पड़ा, हुगली नदी में पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए, पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए फरक्का बैराज का निर्माण करना पड़ा। अब देखो भाई हुगली क्या है, हुगली एक नदी है सभी जानते हैं, लेकिन निकलती कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से होता है, इतने खास क्यों है इसके अंदर पानी डालना पड़ा, ये है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है ये, यानी कि गंगा नदी से एक पानी की धारा अलग हो जाती है, पश्चिम बंगाल के अंदर है और कोलकाता की तरफ जाती है, उसी को कहा जाता है हुगली रिवर। अब ये हुगली रिवर इसलिए खास है क्योंकि इसके ऊपर कलकत्ता पोर्ट है, और कलकत्ता पोर्ट जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे आयात और निर्यात होता है। उस पोर्ट के ऊपर जब शिप आते थे तो हुगली नदी के अंदर पानी की मात्रा कम होने के कारण सिल्ट की समस्या प्रोड्यूस हो गई, और सिल्ट की समस्या के कारण जो भी शिप होते थे वो उसके अंदर धंस जाते थे, गाद के अंदर, सिल्ट के अंदर। तो उसी समस्या से निजात पाने के लिए हुगली नदी के अंदर गंगा रिवर के ऊपर फरक्का बैराज बना के क्या किया गया, हुगली नदी के अंदर पानी की स्ट्रीम मोड़ी गई, ठीक है, पानी की एक धारा को हुगली नदी की तरफ मोड़ा गया, इसके अंदर पानी की मात्रा को बढ़ाया गया, जिससे क्या हुआ, हुगली नदी में पानी बढ़ा और सिल्ट की समस्या से निजात पाई। लेकिन बांग्लादेश को ये बात हजम नहीं हुई क्योंकि उसका पानी हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, और इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा, फिर दोनों के बीच में झगड़ा होगा, और इसी फरक्का बैराज को लेकर दोनों देशों के बीच में क्या है, विवाद है। उसके बाद देखिएगा अगला जो विवाद है वो है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, ये पश्चिम बंगाल में एक जगह है सुंदरवन, उसी के नाम पे पड़ा है इसका नाम सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा क्या होता है भाई, होता क्या है डेल्टा, नदियां अपने अंतिम सिरे पर समुद्र में गिरने से पहले अपने द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों को समुद्र के किनारों पर डिपॉजिट कर देते हैं, यानी कि खाड़ी, समुद्र, महासागर, सागर जहाँ भी वो गिरते हैं, गिरने से पहले सारे के सारे अवसादों को किनारों पे डिपॉजिट कर देते हैं। उसी डिपोजिशन के द्वारा एक फर्टाइल एरिया बनके तैयार होता है, और उसी फर्टाइल एरिया को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा डेल्टा क्या होता है, ये एक फर्टाइल एरिया होता है, फर्टाइल एरिया होता है, उर्वरक अक्षेत्र होता है ये एक। और सुंदरवन का जो डेल्टा है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में है और कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में है। टोटल इसका एरिया 10,000 किलोमीटर का है, और इस 10,000 किलोमीटर सुकेर का है। इसमें से 4,000 किलोमीटर सुकेर एरिया भारत में पड़ता है, और बच्चा 6,000 किलोमीटर सुकेर का एरिया बांग्लादेश के अंदर पड़ता है, ठीक है। इसका साउथ पार्ट भारत में, साउथ पार्ट, और बाकी तीनों पार्ट कहाँ पे हैं, बांग्लादेश में है। अब इसके ऊपर डिस्प्यूट क्यों है, क्योंकि देखो भाई डेल्टा एक फर्टाइल एरिया है, और फर्टाइल है तो क्या होगा, डेल्टा क्या है, एक फर्टाइल एरिया है, फर्टाइल है तो यहाँ पे डेल्टे के अंदर क्या है, यहाँ पे मैग्रो फॉरेस्ट है। सुंदरवन डेल्टे के अंदर मैग्रो वन है, जिनकी लकड़ी काफ़ी महंगी होती है, नाव बनती है इन लकड़ियों से। मैग्रो वन होने के साथ साथ यहाँ पे
जो है बांस की खेती भी की जाती है, यानी कि बांस भी उगाए जाते हैं जो कि सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसके अंदर एक रॉयल टाइगर भी पाया जाता है, रॉयल टाइगर, रॉयल टाइगर। इसके एरिया को लेकर दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। भारत के पास 4000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया और बांग्लादेश के पास 6000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। आपस में क्रॉस करते ही दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। इससे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनेंगे। इसको 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन आता है सुंदरवन डेल्टा को बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला। इसके बाद 1992 में 1992 में ये भारत की 27वें नंबर की रामसर आर्दर साइट भी बना, रामसर आर्दर साइट भी बना। कौन से नंबर की? 27वें नंबर की। ठीक है। रामसर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान के अंदर रामसर नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था। उसी कन्वेंशन के अंदर रामसर संगठन बनाया गया था जो कि विश्व की ऐसी जगहों को कंडक्ट करता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ आर्द्र भूमि भी हो, तो ऐसी जगहों को ये कंडक्ट करता है। और ये भारत की 27वें नंबर की आर्द्र साइट थी जो रामसर आर्द्र संगठन के द्वारा कंडक्ट की गई थी। सबसे पहले भारत की चिल्का लेक को कंडक्ट किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये था सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा के बाद और कोई खास विवाद हमारा इसके साथ नहीं है। आगे देखिएगा, अगला जो देश है पड़ोसी वो है चीन। चीन की अगर हम बात करें तो चीन सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर की। 3488 किलोमीटर की चाइना भारत के साथ सीमा बनाता है। ये 3488 किलोमीटर की सीमा भारत के कौन कौन से राज्यों के द्वारा बनाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर बनाता था, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग कर दिए, यूटी बना दिए, तो लद्दाख बनाता है भाई। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश भी इसके साथ सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश के बाद यूपी बिहार का जो एरिया वो नहीं बनाता, उत्तराखंड बनाता, उत्तराखंड इसके साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड से आगे यूपी आएगा, नहीं बनाता, बिहार भी नहीं बनाता। फिर सिक्किम इसके साथ सीमा बनाता है, सिक्किम। ठीक है। सिक्किम के बाद असम आएगा, असम सीमा नहीं बनाता, बीच में भूटान आ जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है। भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन को खींचा गया है भाई? सीमा रेखा कौन सी है जो सीमा का निर्धारण करती है? सीमा रेखा। भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। कब खींची गई थी? 1914 में एक अंग्रेज अधिकारी सर मैकमोहन के द्वारा इस रेखा को खींचा गया था। जब इस रेखा को खींचा गया ना 1914 में, इसको भारत और चीन के बीच में नहीं खींचा गया था, इस रेखा को भारत और तिब्बत के बीच में खींचा गया था। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। उसके बाद देखिएगा, चीन की बेसिक बातें अगर हम करें तो कैपिटल क्या है चीन की? कैपिटल की अगर हम बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, बीजिंग शहर। करेंसी क्या है? करेंसी, पहले जो करेंसी थी आपने युआन पढ़ी होगी, युआन। अब युआन नहीं है, अब यहाँ की करेंसी है रिनमिनबी, रिनमिनबी यहाँ की नई करेंसी है। राष्ट्रीय खेल क्या है? नेशनल स्पोर्ट। अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल की तो चीन के अंदर टेबल टेनिस खेला जाता है, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ की पार्लियामेंट का क्या नाम है? पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ये यहाँ की पार्लियामेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें चाइना की मुख्य रिवर, मुख्य नदी, तो यहाँ की मुख्य नदी है यांगशी, यांगशी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, इसलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो भाई, एक क्वेश्चन और ऐड करो यहाँ पे, स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है चाइना अपना? आज़ाद कब हुआ था अंग्रेजों से? स्वतंत्रता दिवस। चाइना अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ था, तो 1 अक्टूबर को क्या बनाता है चाइना? अपना स्वतंत्रता दिवस बनाता है। ठीक है। उसके बाद देखो, हमारे चाइना के साथ भी बहुत सारे डिस्प्यूट हुए, और वो पेपर के अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं पेपर में। सबसे पहले अगर हम बात करें, चाइना के साथ विवाद तिब्बत को लेकर शुरू हुए थे। बात है, एक इसकी थोड़ी स्टोरी है, वो देख लेते हैं एक बार। बात है 1906 की। 1906 की बात है। चाइना का एक शासक था, चाइना का एक शासक था, शासक का नाम था माछूराम, माछूराम। ठीक है। ये चीन का शासक था, और ये एक क्रूर शासक था। जब तक ये जीवित था, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी यहाँ पे एंट्री मारने की। जैसे ही 1912 में, 1906 में भी ट्राई किया था लेकिन सक्सेस नहीं हुए वो, 1912 में इस शासक की डेथ हो जाती है। 1912 में इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। जैसे इसकी डेथ होती है, यहाँ पे आ जाते हैं अंग्रेज शासन करने के लिए। और उसके बाद 1913 के अंदर नेपाल के ऊपर तिब्बत अटैक कर देता है। अभी 1913 में नेपाल के ऊपर तिब्बत अटैक कर देता है। नेपाल आता है भारत के पास कि आप मुझे कोऑपरेट करो, तिब्बत मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। तो भारत जैसे ही तिब्बत की सहायता करने, नेपाल की सहायता करने पहुंचा, तिब्बत पीछे हट गया। अब वहाँ के जो अंग्रेज थे और जो चाइना वाले थे, उन्होंने देखा कि अगर भारत नेपाल को कोऑपरेट कर रहा है तो कहीं ऐसा ना हो भारत और नेपाल मिलकर तिब्बत के ऊपर कब्जा कर ले। तो धीरे धीरे वो लोग जो हैं तिब्बत के अंदर एंट्री करने लगे, और उन्होंने 1914 में मैकमोहन के द्वारा तिब्बत और भारत के बीच में एक लाइन ड्रॉ करवा दी, मैकमोहन रेखा। पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में खींची गई थी? भारत और तिब्बत के बीच में खींची गई थी। वर्तमान में चाइना और भारत के बीच में है, क्योंकि तिब्बत के ऊपर चाइना ने अधिकार कर लिया है। ठीक है, कब्जा कर रखा है, अधिकार कर रखा है। उसके बाद देखो भाई, आपसे पूछा जाएगा पंचशील समझौता भारत, चीन और तिब्बत के बीच में हुआ था। पंचशील समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। पंचशील समझौता कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ? तो ये समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। और कहाँ पे हुआ था? शिमला में कन्वेंशन हुआ था, शिमला में। पंचशील यानी कि 5 सिद्धांत। पंचशील के समझौते में कितने सिद्धांत थे? इसके अंदर 5 सिद्धांत थे, 5 शर्तें लिखी गई थी, जो कि 20 साल के एग्रीमेंट के ऊपर लिखी गई थी कि 20 साल तक भारत और पाकिस्तान दोनों को ये शर्तें माननी होंगी। किस किस के बीच में हुआ था ये हुआ था 3 देशों के बीच में। एक देश था भारत, एक देश था तिब्बत, और एक चीन। भारत, तिब्बत और चीन, तीनों के बीच में समझौता हुआ था। 5 शर्तें डिसाइड की गई। इसके अंदर 5 शर्त रखी चाइना ने कि भारत और चीन को 20 सालों तक, 20 साल का एग्रीमेंट था, अगले 20 साल तक इन 5 नियम, 5 शर्तों को निभाना होगा। इन 5 शर्तों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्त थी वही, और वो ये थी कि चीन और भारत एक दूसरे के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
एक दूसरे के जो भी इंटरनल मामले हैं, आंतरिक मामले हैं, उनके अंदर इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला था, ठीक है। और हुआ क्या, हुआ ये भाई कि भारत ने चाइना के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप कर दिया। और क्यों किया, कब किया, ये भी देखते हैं। इस समझौते के 4-5 साल बाद 1959 में तिब्बत का एक धर्मगुरु था दलाई लामा। दलाई लामा ये तिब्बत का एक धर्मगुरु था। तिब्बत का धर्मगुरु 1954 में देखो तिब्बत के ऊपर चाइना जो है मोस्टली कब्जा कर चुकी थी। और 1954 का जो समझौता हुआ था ना, उसी समझौते के तहत तिब्बत ने चाइना की शरण भी ले ली थी भाई, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बिल्कुल अड़क कि हम चाइना के अंडर में नहीं जाएंगे, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। ऐसे इस दलाई लामा को, मतलब ये उनके विरुद्ध था, ठीक है, ये चाइना वालों के विरुद्ध था। तिब्बत और चाइना का मिलन ये नहीं होना देना चाहता था, अलग रहना चाहता था। तो ये जो है चाइना वालों का दुश्मन था। और दुश्मन था तो इसको वो सर्च कर रहे थे, इसको खोज रहे थे, इसको पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। लेकिन ये धर्मगुरु जो दलाई लामा था, ये आ गया 1959 में भारत। 1959 में भारत आया ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। और जवाहरलाल नेहरू ने इसको शरण दे दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको भारत के अंदर शरण दे दी और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इनको रखा। अब चाइना वालों को जैसे ही पता लगा कि दलाई लामा जो है वो भारत में गए हुए हैं, तो उन्होंने भारत को कई बार वार्निंग दी कि आप दलाई लामा हमें सौंप दो, आप हमारे इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप मत करो। क्योंकि ये पंचशील के सिद्धांतों के अंदर लिखा गया था भाई कि एक दूसरे देश के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन भारत ने हस्तक्षेप किया है यहाँ पे, क्योंकि उनके दुश्मन को भारत में क्या दे दी, शरण दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इसको इंटरनल मामला मानना था। वैसे तो भारत ने हेल्प ही की थी एक बंदे की, लेकिन उन्होंने इसको इंटरनल मामला घोषित कर दिया और वार्निंग दी कि अगर आप दलाई लामा को तिब्बत वापस नहीं भेजते या हमें चाइना वालों को नहीं सौंपते, तो हमें आपके ऊपर मजबूरन अटैक करना पड़ेगा। जिसकी बदौलत 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ। भारत चीन युद्ध हुआ था भी 1962 का। वो किसको लेकर था, वो दलाई लामा को लेकर ही था। इसी की वजह से ये युद्ध हुआ था। अगर वापस भेज देते तो शायद ये युद्ध नहीं होता। इस 1962 के युद्ध में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है। एक जगह है अक्साई चीन, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है, वर्तमान में लद्दाख का कहेंगे। 2 जगहों के ऊपर कब्जा किया। एक तो जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन जगह है, बाद में नाम पड़ा अक्साई चीन, तो ठीक है। वैसे जम्मू कश्मीर में थी ये, जम्मू एंड कश्मीर, वर्तमान लद्दाख में बोलेंगे। और एक अक्षेत्र था तवांग अक्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश में है। इन 2 जगहों के ऊपर 1962 के युद्ध के दौरान चाइना ने कब्जा कर लिया। बाद में जैसे युद्ध खत्म होने के कगार पे था, दोनों देशों के बीच में ट्रीटी हुई, संधि हुई, और उसी संधि के आधार पर तवांग को कर दिया वापस, तवांग को वापस दे दिया, ठीक है। और अक्साई चीन को रखा अपने पास, अब तक कब्जा है। अक्साई चीन और जम्मू कश्मीर के बीच में कौन सी लाइन है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। LAC, कौन सी लाइन है दोनों के बीच में, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा दोनों के बीच में बनाई गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये किस किस के बीच में है, वर्तमान लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है, ठीक है। इसको 1972 के शिमला समझौते के तहत बनाया गया था। उसके बाद देखो भाई 1962 में एक और इंसिडेंट हुआ। 1962 में ही एक दर्रा था भारत के सिक्किम में, नाथुला दर्रा। इस दर्रे को क्लोज कर दिया गया।
क्लोज इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारत को डर था कि कहीं नाथुला दर्रे के माध्यम से चाइना भारत में घुसपैठ ना कर दे, भारत के ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए इसको 1962 के युद्ध के दौरान कर दिया क्लोज। इसी को कहा जाता है सिल्क रूट। सिल्क रूट क्योंकि यहाँ से सिल्क का व्यापार होता था, ठीक है, मध्य एशिया के साथ सिल्क का व्यापार होता था इस दर्रे के माध्यम से, इसलिए नाम पड़ा सिल्क रूट। अब इस दर्रे को ना रीओपन किया गया एक ट्रीटी के बेस पे। रीओपन पूछते हैं रीओपन कब किया गया, तो 2006 में दोनों देशों ने बैठ के एक संधि की और उस संधि के आधार पे इसको कर दिया रीओपन। रीओपन यानी कि दोबारा से खोल दिया। अब इसके बाद और भी विवाद है हमारे चाइना के साथ, जैसे कि एक डिस्प्यूट है ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। ये विवाद शुरू हो गए हमारे चाइना के साथ। एक विवाद है ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। ये जो नदी है चाइना के तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत से इस नदी का उद्गम होता है। तिब्बत में बहने के बाद अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत के असम अरुणाचल प्रदेश में बह के बांग्लादेश के अंदर ये नदी चली जाती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करती है। उद्गम। अब हुआ क्या, इस नदी के ऊपर ना चाइना ने 2017 में 3 डैम बना दिए और डैम बनाने से नदी के अंदर जो पानी की मात्रा थी वो कम हो गई, यानी कि जितना निर्धारित पानी भारत को दिया जाना था उससे कम पानी भारत के पास आने लगा। तो भारत ने इसके ऊपर विवाद उठाया, ऑब्जेक्शन उठाया और दोनों देशों के बीच में क्या ये विवाद का एक कारण है। उसके बाद अगला जो विवाद है इसके साथ वो है डोकलाम पठार। डोकलाम पठार, ये जो पठार है ना सिक्किम और भूटान के बीच में है। सिक्किम और भूटान के बीच में एक घाटी पड़ती है चुम्बी घाटी, इसी घाटी के अंदर ये पठार स्थित है, ठीक है। वैसे तो ये पठार जो है भूटान का है, भूटान का है अभी ये पठार, लेकिन विवाद क्यों हुआ इसके ऊपर, क्योंकि इस डोकलाम पठार तक चाइना ने तिब्बत के थारडोंग शहर से लेकर डोकलाम के पठार तक एक सड़क बनवा दी। डोकलाम पठार तक, ठीक है। थारडोंग शहर से, थारडोंग जो शहर है ये तिब्बत में पड़ेगा, थारडोंग शहर से पठार तक सड़क बनवा दी, पठार तक सड़क बनवा दी, ठीक है। और जो ये पठार है ना इसकी भारत से डिस्टेंस जो है वो मात्र 15 किलोमीटर है भाई, मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे पठार भारत से। अब भारत को डर सताया कि अगर चाइना ने डोकलाम के पठार पे कब्जा कर लिया तो यहाँ से भारत की डिस्टेंस मात्र 15 किलोमीटर है, तो ये भारत का पूर्वी राज्यों में जाने वाला जो रास्ता है जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं उसके ऊपर अटैक कर सकता है। और अटैक कर दिया तो भारत के 7 सिस्टर स्टेट जो है वो खतरे में पड़ जाएंगे, वो भारत के हाथों से जाते रहेंगे। इसलिए भारत ने इसके ऊपर क्या उठाया, ऑब्जेक्शन उठाया और दोनों के बीच में विवाद का ये कारण बना। उसके बाद अगला जो डिस्प्यूट है चाइना के साथ है वो स्टेपल वीजा। स्टेपल वीजा विवाद। स्टेपल वीजा विवाद क्या है? स्टेपल वीजा, स्टेपल का मतलब होता है संधि, ठीक है, ज्वाइंट, ज्वाइंट होगा कम से कम 2 का। तो चाइना एक पॉलिसी लेके आया स्टेपल वीजा, जिसके अंदर ये लिखा था कि अगर भारत के जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश का कोई भी नागरिक चाइना में आना चाहता है तो उसको स्टेपल वीजा अप्लाई करना होगा, ठीक है। यानी कि उसको 2 वीजे चाहिएंगे, 2 वीजे, ठीक है। और वो 2 वीजे कौन से होंगे भाई? एक तो ये कि मैं भारत का नागरिक हूँ, चाइना में आना चाहता हूँ, ठीक है। और एक ये कि मैं भारत का नागरिक होने के साथ साथ भारत के राज्य जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश का भी नागरिक हूँ। इसलिए इस स्टेपल वीजे के ऊपर भी क्या हुआ, दोनों का आपस में विवाद हुआ। इंडिया ने इसको अपोज किया, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया। ब्रह्मपुत्र डोकलाम स्टेपल,
इसके अलावा भी चाइना के साथ हमारे समय समय पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आप आए दिन खबरों के अंदर सुनते होंगे। ये कुछ मेजर थे, इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको बताए हैं जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इनको। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी विवाद दोनों के बीच में पानी को लेकर विवाद हुआ। डोकलाम पठार विवाद, वैसे तो भूटान के अधिकारक क्षेत्र में ये, लेकिन इस तक चाइना ने रोड का निर्माण करवा दिया, इसलिए भारत ने इसका विरोध किया, कहीं वो भारत के ऊपर भी अटैक ना कर दे। उसके बाद जो है स्टेपल वीजा डिस्प्यूट, ये भी भारत और चाइना के बीच में है। इसके अलावा एक लाल निशान विवाद भी है। लाल निशान विवाद, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार वाली साइड ना एक लाल रंग का निशान बना रखा है। उसी निशान को जब भी कोई क्रॉस करता है, यानी कि उधर से क्रॉस कर दे तब भी विवाद हो जाता है, और इधर वाले क्रॉस कर दे तब भी दोनों के बीच में क्या होता है, विवाद होता है। इसलिए लाल निशान विवाद भी दोनों के बीच में विवाद का एक कारण है। तो ये कुछ डिस्प्यूट थे जो हमारे चाइना के साथ थे। आज के लिए इतना ही। आगे जो हमारा देश है पड़ोसी पाकिस्तान, उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।